हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के क्लास में हम लोग वीडियो जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं संपूर्ण क्रांति। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट वीडियो होगा। और आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे संपूर्ण क्रांति का सारा प्रश्नोत्तर। ऐसे प्रश्नोत्तर जो एग्जाम में आए हुए हैं और साथ ही साथ ऐसे प्रश्नोत्तर जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर के और एक ही वीडियो शूट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक है वो संपूर्ण क्रांति है, जिसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी हैं। इन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहा जाता है। इसी क्रांति की देन है। संपूर्ण क्रांति का जो इन्होंने नेतृत्व करने का आह्वान किया और साथ ही साथ संपूर्ण क्रांति का जो है वह घोषणा किया, तो उसके बाद इन्हें लोकनायक की उपाधि मिल गई और ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहलाए। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित जो है वह संपूर्ण क्रांति अध्याय के विषय में हम लोग आज सारा का सारा प्रश्नोत्तर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्नोत्तर है आप लोगों के सामने जो आपके पाठ्य पुस्तक से है, और वो है कि आंदोलन के नेतृत्व में, प्रश्न क्या है बच्चों, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते थे? यानी यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया है कि आखिर जो जयप्रकाश नारायण जी हैं वह आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए क्या शर्त रखते हैं और उनके क्या विचार थे? तो उनका विचार यही था कि मैं सुनूंगा सबकी, मैं सलाह करूंगा सबसे, साथ ही साथ मैं बहस भी करूंगा, जो युवा वर्ग है उनसे भी जो है वो मैं सलाह लूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे ये डिटेक्ट करे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तो मैं वह करने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे नेतृत्व करना है तो मैं स्वच्छंद होकर के जो है वो मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। ऐसे उनके विचार थे। जवाब है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितनी भी ज्यादा होगी, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात को स्वीकार करूंगा, जनसंघर्ष समितियों की बातों को स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। मैं सुनूंगा सबसे, पर फैसला किसका होगा? मेरा होगा। मैं किसी भी बात के लिए बहस भी करूंगा, छात्रों से बहस करूंगा, संघर्ष समितियों से बहस करूंगा, लेकिन करूंगा वही जो मुझे अच्छा लगेगा। तभी इस आंदोलन का कोई अर्थ है, अन्यथा नहीं है। वे कहते हैं कि इस फैसले को आप सबको मानना भी होगा, फैसला मेरा होगा और इस फैसले को मानना भी होगा और आपको मानना होगा और साथ ही साथ जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है जब मैं अगर कोई निर्णय लूं और सब लोग मान जाएं, तब इस आंदोलन का कोई मतलब है, अन्यथा यह अगर न हो पाए तो आंदोलन जो है वो सफल नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो मैं फैसला लूं, जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हैं, अर्थात अपने फैसले पर करने के लिए मानते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है और तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर किधर बिखर जाएं और क्या नतीजा निकलेगा। और इस प्रकार से जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के विचार थे कि आंदोलन का नेतृत्व मैं भले करूंगा, आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, जो युवा वर्ग है उनसे बहस भी करूंगा, जो छात्र नेता है उनसे भी बहस करूंगा, जो संघर्ष समितियां हैं उनसे वैचारिक विमर्श करूंगा, साथ ही साथ इस आंदोलन को सफल करने के लिए मैं हर एक बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, सबसे उनसे बहस भी करूंगा, लेकिन मैं करूंगा वही जो उचित होगा, जो इस आंदोलन को सफल बनाएगा। और इस प्रकार से यह इस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए स्वीकार लेते हैं और ये कहते हैं कि कोई मुझे पीछे से डिटेक्ट करे ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं वही करूंगा जो उचित होगा और जो जन समुदाय के हित में होगा, जो आंदोलन करता है, जो संघर्ष समितियां हैं, जो छात्र समितियां हैं, उन सबका जब भला होगा और राष्ट्र का जब एक बेहतरीन निर्माण करने के लिए सभी लोग एक होकर के आगे बढ़ेंगे और मैं जो बताऊंगा उसी तरीके से मेरे फैसले के आधार पर ही जब इस आंदोलन का जो है वो क्रियाकलाप आगे बढ़ेगा, तभी मैं नेतृत्व करूंगा, अन्यथा मैं नेतृत्व नहीं करूंगा। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं जो है वो शामिल हुए। आखिर इसका क्या कारण था कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए? आखिर इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था बच्चों कि जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में
घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन का जमाना था और वह ट्रास्टकी का जमाना था, लेकिन 1924 में लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवादी बन गए और जब वे भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर के लौटे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, यानी वे कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए और वे कांग्रेस में जो है वो कांग्रेस में जो है वो दाखिल हो गए। यानी यहाँ पर ये एक चीज़ हम देखते हैं कि जब जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में थे तो वो घोर कम्युनिस्ट थे। घोर कम्युनिस्ट का मतलब कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से जो है वह ओतप्रोत थे। साथ ही साथ वह जो जमाना था वह लेनिन का जमाना था और ट्रास्टकी का जमाना था, लेकिन 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के पश्चात जो है वह मार्क्सवादी बन गए, अर्थात जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित हो गए और जब वह भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बन करके लौटे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए बल्कि वह कांग्रेस में दाखिल हो गए। पर इसका कारण क्या है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए? तो इसका कारण अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका कारण जो है वह ये है कि जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। उन्होंने लेनिन से जो सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी उन्होंने लेनिन से सीखा था कि अगर कोई देश गुलाम है तो उस गुलाम देश में जो कम्युनिस्टवादी लोग हैं उन लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जब उन्होंने सीखा था लेनिन से कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए, अर्थात आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को भी समर्पित कर देना चाहिए। और उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी वह राजनीतिक स्तर पर जो है वह युद्ध मोर्चा बंदी जो है वह किए हुए थी और अंग्रेजों पर जो है वह पास बांधे हुई थी ताकि वह भारत छोड़ करके चले जाए। और ये जो है इस विचारधारा से प्रेरित होकर के लेनिन के और वह किसको ज्वाइन कर लिए थे? कांग्रेस को। वो कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं किए बल्कि वह कांग्रेस को जो है वह ज्वाइन कर लिए। तो चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा क्लास करता हो या पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, इन्होंने ये लेनिन से सीखा था। लेनिन से सीखा था कि अगर कोई देश गुलाम है तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं उन्हें जो आज़ादी लड़ रहे हैं, जो आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो लड़ रहे हैं उनके साथ हो जाना चाहिए, चाहे वह बुजुर्गा वर्ग क्लास हो, चाहे जो है वह पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, पीछे नहीं हटना चाहिए। बल्कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं अगर देश गुलाम है तो आज़ादी के संघर्ष में जो है उन्हें भी योगदान देना चाहिए। और यही कारण था कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए बल्कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था, लेनिन से ये चीज़ें सीखी थी और उसका उन्होंने पालन किया। अगला जो है प्रश्न वो हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दो। इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? बड़ा ही सुंदर जो है ये प्रश्न है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी को जो है ये इंस्पिरेशन मिलता है इससे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जो दशा थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जो इच्छा थी पढ़ने की, प्रबल इच्छा, उस प्रबल इच्छा के कारण जो है वह अमेरिका तक चले गए पढ़ने के लिए। उन्हें पता था कि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो है वो मेहनत मजदूरी करके और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और इनमें पढ़ने की प्रबल इच्छा थी। ये वहीं पर जाकर के लेनिन की विचारधारा से प्रभावित हुए और साथ ही साथ जो है ये बाद में जो है वो मार्क्सवादी बन गए थे। अब हम देखेंगे कि आखिर उन्होंने जो है वो अमेरिका में किस प्रकार से अपना अध्ययन जो है वह पूरा किया था, और इसका पूरा जवाब बड़ा ही इंस्पायर करने वाला है। और जो विद्यार्थीगण ये वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें ये वीडियो समझ में आ रहा है, वो अगर स्किप भी करना चाह रहे हैं ना अभी, तो अभी स्किप मत कीजिएगा और पूरा का पूरा इसका जवाब देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय क्या है। साथ ही इस अवधि की कौन कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ भी सकता है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इसका जवाब। इसका जवाब हम लोग जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि ये रेस्तरां में जो है वो काम करते थे, एक ही रूम में रहते थे, एक ही चारपाई होती थी और 2 लोग सोते थे। और यह जो है वह जहाँ पर कत्ल खाना था पशुओं का वहाँ पर भी काम किए हैं, दुकानों पर काम किए हैं, यहाँ तक कि होटल में जो है यह काम किए हैं, और भी अनेक तरह के इन्होंने जो है वो कार्य किए हैं। और काम करते हुए जो है वो काम कर करके और अपनी पढ़ाई को जो है वो पूरा किया है। और आज का युवा जो है उसे सब सुविधाएं दी जा रही हैं, उसे सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन वह पढ़ नहीं रहा है। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आप सुंदर से एक कमरे में जो है बैठ करके अभी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप अभी पढ़ नहीं रहे हैं, आप मन से नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आप मन से पढ़ने लगिएगा ना बच्चों, उस दिन आप में खुद परिवर्तन आएगा। और ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो बेहतरीन सोच के साथ आगे ना बढ़ पाए। आज मैं देखता हूँ विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी हैं वो संघर्ष करना जानते ही नहीं है, वो संघर्ष करते ही नहीं है,
बस में पका पकाया रोटी मिल जाए तो खाना जानते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको सीखना चाहिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से और इनके छात्र जीवन से और इनके अमेरिका प्रवास से। देखते हैं और इस अवधि में उन्होंने कौन कौन सी जो है वो क्रियाकलापें की जिससे आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो मैं जिससे ज़्यादा प्रभावित हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं कि 1921 की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वे ISC के छात्र थे और उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में उन्होंने सहयोग किया। साथ ही और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था कि मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और लिखो। यानी यहाँ पर जो है ये बताया गया कि लोकनायक जयप्रकाश जी चूँकि साइंस के विद्यार्थी थे और 1921 ईस्वी में जनवरी महीने में पटना कॉलेज से वे ISC जो अभी आप पढ़ रहे हो ISC, वे ISC के छात्र थे और जैसे ही गांधी जी का आह्वान हुआ असहयोग आंदोलन के लिए तो ये असहयोग आंदोलन में सहयोग करने लगे। साथ ही साथ जब 1.5 वर्ष का समय उस असहयोग आंदोलन में बीत गया तो इन्हें जो है वह फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में यह कुछ करें और कुछ लिखें। मैंने हिंदू विश्वविद्यालय में जो है वह दाखिला लिया। इन्होंने कहाँ लिया? तो जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और दाखिला लिया इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। यानी एक मिनट सॉरी, हम ये यहाँ कहना चाहेंगे कि ये कहते हैं कि मैंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। असहयोग आंदोलन था तो असहयोग आंदोलन के नेतृत्व के संदर्भ में इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया क्योंकि विश्वविद्यालय को जो है वो सरकारी मदद मिलती थी। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास किए और बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर के ये अमेरिका चले गए। अब यहाँ पर अमेरिका में ही जो है वह प्रभावित करने वाली चीज़ें जो है वो घटित होती है। ये अमेरिका चले गए और ऐसे में कोई धनी घर का नहीं था ये, यानी कि ये कहते हैं कि ऐसे में मैं जो हूँ कोई धनी घर का नहीं था, परंतु मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। सोचो ये पहले से जानते थे कि मजदूरी करके और जो है वह पढ़ाई पूरी की जा सकती है। इनको फीस की चिंता नहीं थी, इन्हें बस इस बात की चिंता थी कि अगर मैं अमेरिका में चला गया तो मैं पढ़ लूँगा, मजदूरी करके भी पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा। बच्चों कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है कि जो जितना पीता है वह उतना दहाड़ता है। ऐसा जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे। सोचिए इस शिक्षा को पाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने यह सुन रखा था तो कितने लालायित थे कि मैं एक बार अमेरिका चला जाऊं, मेहनत मजदूरी करके भी मैं क्या कर लूँगा, पढ़ लूँगा। और आज का युवा सारी सुविधाएं होते हुए भी पढ़ नहीं रहा है। एक बार किसी चीज़ का जो है वह एक बार किसी भी चीज़ का अगर वह आग्रह करता है अपने माता पिता से, माता पिता तुरंत उसके सामने रखते हैं कि वह पढ़ लिख जाए, क्योंकि माता पिता यह जानते हैं कि ये वही बच्चा है जिस पर मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसे ज्ञान देने का काम जो है वो मैं कर रहा हूँ कि वो ज्ञान अर्जन करे। अगर वह अच्छे से ज्ञान अर्जन कर लेगा तो निश्चित तौर पर यह पीढ़ियों को बदल देगा अपने कलम के बलबूते। यह एक ऐसा युद्ध लड़ेगा जो कलम से परिवर्तन लेकर के आएगा, इसका जीवन बदल जाएगा, आने वाली पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। लेकिन आज का युवा लगभग 20% जो युवा है वो तो मन लगा करके पढ़ते हैं, लेकिन जो 80% युवा है वो मन लगा करके नहीं पढ़ते। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ना है। जैसे ये जानते थे कि अमेरिका में ये जाएंगे तो मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, लेकिन लालायित है कि मैं अमेरिका में चला जाऊँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत मजदूरी करके पढ़ लूँगा। ये पहले से जानते थे, इन्होंने सुन रखा था कि अमेरिका में मेहनत मजदूरी करके भी पढ़ाई पूरी हो जाती है और ये लालायित है पढ़ने के लिए। ऐसे ही प्रेरणा जो है वह आपको भी जो है आपके अंदर जो है वो संचारित होनी चाहिए, अपने माता पिता का चेहरा देख करके संचारित होनी चाहिए और आपको भी बेहतरीन करना चाहिए। हमेशा जो है वो अध्ययनशील रहना चाहिए। ये कहते हैं कि मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है, मेरी इच्छा थी, ये कहते हैं कि मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। ये इनके व्यक्तित्व का जो है वो बड़ा ही एक प्रभावी जो है वह प्रसंग है। ये कहते हैं कि मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। अमेरिका के बगानों में जयप्रकाश ने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही थे तब वे छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे कि 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा के लेते थे। जब यूनिवर्सिटी में छुट्टी हो जाता था बच्चों, तभी आप लोगों की तरह आराम नहीं करते थे, ये उस समय भी काम कर लिया करते थे और काम करके जो है वह इतना कमा लेते थे कि 2 और 4 विद्यार्थी जो है वह सस्ते में खाना खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। आप अभी अपने कमरे में अकेले बैठे होंगे और खूब बढ़िया से ईयरफोन लगा करके या मोबाइल सामने रख करके आप पढ़ रहे होंगे। आप मुझे देख रहे होंगे कि धीरज सर पढ़ा रहे हैं,
लेकिन ये एक ऐसे कमरे में रहते थे जहाँ कम से कम जो है, या एक ऐसे कोठरी में रहते थे जहाँ कई आदमी मिलकर के रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा एक्स्ट्रा में काम करते थे। होटल में बर्तन धोया करते थे। होटल में ये बर्तन धोया करते थे पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ जो है यह वेटर का काम किए थे। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के एक ही रजाई में सो करके और पढ़े थे। जब इन्होंने बीए पास कर लिया, जब ये बीए पास कर गए तो स्कॉलरशिप मिल गई, और 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए, डिपार्टमेंट के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे, और इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास रहा। कितना जो है वह रोचक यहाँ पर प्रसंग है, कितना जो है यह एक प्रभावित करने वाला, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने वाला प्रसंग है जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जीवन से संबंधित है। संघर्ष की अगर प्रतिमूर्ति कहा जाए तो इस अध्याय के अनुसार जो है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं, जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अनेकों बलिदान दिए। उम्मीद करता हूँ आप इन भावनाओं को समझेंगे और आप भी जो है वो आगे पढ़ लिख करके बढ़ेंगे इन्हीं की तरह। और जैसे ये अपने जीवन में जो है वह लोकनायक की उपाधि प्राप्त की, आप भी खूब सुंदर सुंदर उपाधि प्राप्त करेंगे। अगला जो है वो हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहला हम प्रश्न देखते हैं बच्चों कि जयप्रकाश जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ किए थे? तो घर पर किए थे। जयप्रकाश नारायण जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। जयप्रकाश नारायण जी को बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय के निबंध पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। अमेरिका में कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कन्सिन, मेडिसिन आदि संस्थाओं में जेपी ने जो है वह उच्च शिक्षा ग्रहण की। अमेरिका में जेपी ने मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। किसका? मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ जेपी की जो माँ है, अर्थात लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जो माँ है, माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी यह नहीं कर सके और पुनः जो है ये वापस आ गए इंडिया में। जयप्रकाश जी के पुकार का जो नाम था वह बादल था। क्या था? बादल। नेक्स्ट देखेंगे कि संपूर्ण क्रांति अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में जो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है वो कौन से है? तो सबसे जो पहला प्रश्न है बच्चों वो ये है कि जयप्रकाश नारायण अपने जन्म पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अभी इसी पर चर्चा हो रहा था। जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए थे? तो 1922 ईस्वी में यह अमेरिका चले गए थे। इन्हें समाज सेवा के लिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। और जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को जो है इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? यानी रुके थे, तो इसका जवाब होगा ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर जी के साथ जो है वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने वहाँ पर जो है वो आश्रय लिया था। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? दिल का दौरा पड़ जाने के कारण जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है वो मृत्यु हो गई थी। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हो गई थी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में है, युवाओं के हाथों में है। क्योंकि कहा ही जाता है कि तलवार की नंगी धार पर इतिहास जगत का पलता है, तलवार की नंगी धार पर इतिहास जगत का पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। तो जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं वो कहते हैं कि नई पीढ़ी से जो है यह प्रेरणा मिलनी चाहिए, नई पीढ़ी को यह सोचना चाहिए कि नई पीढ़ी जो है वह देश का भविष्य है और देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। लेखक ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी है? तो आईए की परीक्षा दी है। लेखक ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी है? आईए की परीक्षा दी है। लेखक ने जो है वह बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी है? तो लेखक ने बिहार विद्यापीठ से जो है वो परीक्षा किसकी दी है? तो लेखक ने जो है वह बिहार विद्यापीठ से आईए की परीक्षा दी है। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण विदेश में से या विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। वे लेनिन के विचारों से प्रभावित थे और वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। अगला प्रश्न है बच्चों कि लेखक किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती थी उसे वह ठोस मानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जवाहरलाल नेहरू जी से किन मामलों में मतभेद था? तो परराष्ट्र नीतियों को लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में मतभेद था। ये हम लोगों ने जब पढ़ा था अध्याय तब हमने देखा था। संपूर्ण क्रांति पाठ्य पुस्तक के जो है वो प्रश्न और उनके उत्तर अब हम देखेंगे बच्चों। और जो दूसरा प्रश्न है इसमें का वो ये है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें और इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं। ये हमने देखा अभी कि इन्होंने जो है वह कारखानों में भी काम किया और साथ ही साथ जो है वह बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन इनका बीता था। अगला जो है वो हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। तो ये भी हम लोगों ने क्लियर ही कर लिया। यहाँ पर जो
टाइप करने वाले भैया उनसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इन प्रश्नों को उन्होंने पहले भी जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। ये हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन कर लिया है, बढ़िया से व्याख्या कर लिया है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने लेनिन से सीखा था कि अगर राष्ट्र गुलाम हो तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए उसमें सहभागिता जो है वह दर्ज करा लेनी चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि उसका जो नेतृत्व है वह बुजुर्गा वर्ग कर रहा है या पूंजीपति वर्ग कर रहा है। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना ही जो है वह जरूरी होता है। इसके बाद जो है वह अगला देखेंगे कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। तो अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न करते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। अब इसका जो है वो व्याख्या करना है, सब प्रसंग स्पष्ट व्याख्या करना है। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है वह कही गई है। क्या है? तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है वह प्रस्तुत पंक्तियां महान समाजवादी नेता कौन थे? तो प्रस्तुत पंक्तियां महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई है। और इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। लोकतंत्र के दुश्मनों का ये वर्णन करते हैं, ये कहते हैं कि अगर जनमानस अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए आता है तो उसको मारने वाले लोग, उसको जेलों में भरने वाले लोग जो हैं वही लोकतंत्र के दुश्मन हैं। जयप्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यह बात कहते हैं। प्रसंग यहाँ पर यह होता है कि एक पुलिस के उच्च अधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा। इन्होंने कहा, पर मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश नारायण यह सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश के लिए क्यों होता है, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की पटना आने से लोगों को रोक लें। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो वह सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। ये कहते हैं कि अगर एक पुलिस के अधिकारी थे जिन्होंने कहा था कि अगर जो पुलिस के अधिकारी थे उनके मुंह से, उन्होंने दीक्षित जी के मुंह से सुना था कि जो दीक्षित जी थे उन दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो सारा का सारा बिहार जल गया होता। तो अगर सारा का सारा बिहार जल गया होता तो जब ये सुनते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि आखिर ये सारा जयप्रकाश के लिए ही क्यों होता है, क्यों ये सारा जयप्रकाश जी के लिए होता है, क्यों जो है उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? ये कहते हैं आप लोगों को क्यों रोकते हैं? जनता से घबराते हैं आप या जनता के आप प्रतिनिधि हैं? किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की पटना आने से आप लोगों को रोक लें? यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो वह सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। ऐसा जो है वो यहाँ पर ये कहते हैं। इसके बाद जो है वह दूसरा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। ये भी बात किसने कहा था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जो है ये कहा था। तो यहाँ पर जो है वो हम इसे इंक्लूड करेंगे और यहाँ पर कहेंगे, इस बात को जो है वो संलिप्त करेंगे और कहेंगे कि प्रस्तुत वाक्य जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी में मेल जो है वो बढ़ जाए, अर्थात मेल मिलाप हो जाए। जो जयप्रकाश नारायण जी के मित्र थे वो ये सोचते थे, वो ये समझते थे कि अगर इन दोनों लोगों में मेल मिलाप हो जाए तो अति उत्कृष्ट रहेगा। लेकिन ये कहते थे कि नहीं, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मेरा तो सिद्धांतों से झगड़ा है, मेरा तो मूल्यों से झगड़ा है, मेरा तो नीतियों से झगड़ा है। मतभेद मेरा नीतियों से है, मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहते हैं कि मेल मिलाप हो जाए, ऐसा इनके मित्र चाहते थे। इसी प्रसंग में जेपी जी ने कहा है कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई और। उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे तो वे उसका विरोध करेंगे। या किसी व्यक्ति विशेष से जो है वह दुश्मनी नहीं बोल लेते हैं। इनका जो विरोध है वह केवल और केवल सिद्धांतों से है, अर्थात इनका झगड़ा सिद्धांतों से है। इनका जो ये कहते हैं कि मेरा जो झगड़ा है वह सिद्धांतों से है, कार्यों से झगड़ा है। अगर नीतियाँ गलत होंगी तो मैं उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाऊंगा ही उठाऊंगा। अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो अगला प्रश्न है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी जी ने अपने भाषण में किया है? जेपी ने अपने भाषण में, जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में किस प्रकार की विशेषता का जो है वर्णन किया है? तो बापू और नेहरू जी की। अब यहाँ पर जो है वो हम जवाब देखेंगे। तो जवाब इसका ये है कि जयप्रकाश नारायण जी ये कहते थे कि जब हम नौजवान थे तब हम बापू से जो है वो
हम कहा करते थे, अपनी बातों को रखा करते थे और हम जो है वो कह देते थे कि बापू आप यहाँ पर गलत हैं। लेकिन ये जो गलत है ना, गलत शब्द कहना आज के युवाओं में ऐसा है ही नहीं। इस बात को लेकर के ये कहते हैं कि आज का युवा गलत और सही में फ़र्क ही नहीं पहचानता है, गलत होते हुए देखता है फिर भी बोलता नहीं है। तो आज के युवाओं को बोलना चाहिए। तो वो बापू के इसी प्रसंग की जो है वो व्याख्या करते हैं और यहाँ पर कहते हैं जेपी जी अपने भाषण में, तो जेपी ने अपने भाषण में जो है वो बापू एवं नेहरू जी की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस जमाने में यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे हम नहीं मानते हैं बापू यह आपकी बात, और बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। ये क्यों कहते थे कि हम आपकी बात नहीं मानते हैं? क्योंकि बापू की उन बातों से ये सहमत नहीं थे और ये कहते थे कि हम आपकी इन बातों से सहमत नहीं हैं, हम नहीं मानते हैं आपकी ये बात। और बापू इतने महान कि वह इस बात का बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझते थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मुझे मानते बहुत थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था। ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिससे मेरा द्वेष भावना है, वैचारिक मतभेद है, वो मुझे बहुत मानते थे। सोचिए कैसा है, वैचारिक मतभेद है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वे एक दूसरे को मानते थे। तो ये कहते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू है वो मुझे मानते थे, जवाहरलाल नेहरू मुझे मानते बहुत थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था। लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे, अक्सर वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं मानते थे। उनके साथ जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर के था, परराष्ट्र की नीतियों को लेकर के था जिसका अंजाम भारत को भुगतना पड़ा। इन्होंने समझाया था चीन के विषय में कि उस पर विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन नेहरू जी ने जो है वो अलग ही जो है वहाँ पर स्लोगन दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और चीन ने क्या किया? पीठ में छुरा भोंक दिया, हमला कर दिया भारत पर। तो परराष्ट्र की नीतियों पर जो है वह जेपी जी का जो है वो क्या था, तो परराष्ट्र की नीतियों पर जेपी जी का जो है उनसे अक्सर मतभेद हुआ करता था। व्यक्तिगत तौर पर तो वो उन्हें बहुत मानते थे, व्यक्तिगत तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेपी को बहुत मानते थे, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी को बहुत मानते थे और वे भी उनका भरपूर आदर और सम्मान करते थे। लेकिन जो मतभेद हुआ करता था वो हुआ करता था तो केवल और केवल परराष्ट्र की नीतियों पर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी जी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी जी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? इसे दूर करने के लिए सुझाव यही देंगे कि हम ईमानदार बने रहेंगे और साथ ही साथ जहाँ पर भी भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही हैं हम वहाँ पर सबूत इकट्ठा करेंगे और उसके खिलाफ जो है वह जन समूह को जागृत करके और आंदोलन करेंगे, ताकि जो सत्ताधारी हैं उनमें यह डर पनप जाए कि अगर हम गलत काम करेंगे तो यहाँ की जनता जागरूक है और वो हमारा विरोध करेगी और अगले चुनाव में या आने वाले समय में हमारा पत्ता कट जाएगा। वो चाहे किसी कार्यालयिक स्तर पर बैठा हुआ कोई अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई नेता ही क्यों ना हो, इस तरह का जो है वो हम कार्य करेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आप जेपी जी से सहमत हैं? इसके विषय में बात करते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ हैं, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि वो किसी सरकारी कार्यालय के पद पर पदासीन हो या वो व्यक्ति कोई राजनेता ही क्यों न हो, अर्थात सरकार की गलत नीतियाँ। तो मेरी नज़र में या हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ हैं। इन गलत नीतियों के कारण ही भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, कोई काम जनता का नहीं निकलता है बगैर रिश्वत के। ये सरकार की गलत नीतियाँ ही है कि महंगाई है, भूख है, कोई काम नहीं निकलता है जनता का बिना रिश्वत दिए हुए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी वो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शैक्षणिक संस्थाएं भ्रष्ट हो रही हैं, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है और जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। तब जाकर के जो है यहाँ पर ये सुझाव दिया गया हमारे द्वारा, यानी हम सब के द्वारा, जो हमने इस पाठ को पढ़ करके और अपने अंदर बुद्धिमत्ता विकसित की, समझा, बोधन शक्ति को जो है वह जागृत किया, तब हम समझे कि भ्रष्टाचार का जो कारण है वह सरकार की गलत नीतियाँ हैं। क्योंकि सरकार की गलत नीतियाँ ही हैं जो भूखमरी और बेरोजगारी और साथ ही साथ बढ़ती हुई महंगाई का कारण है। ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं जिसके कारण जो है वह भ्रष्टाचार बढ़ता है। कोई भी जनता का काम जो है वह बिना रिश्वत दिए हुए नहीं होता है, रिश्वत देना ही पड़ता है तभी काम होता है। हर एक कार्यालय में चले जाएं तो वहाँ पर इंतजार करना पड़ता है, वहाँ पर जो है वो चपरासी जो आता है, जिसको चपरासी जो है वो आता है तो वो वहाँ पर
कुछ उल जुलूल हरकत करता है और उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर के सरकारी दफ्तरों में काम होता है। मुझे खुल करके कहते हुए ये संकोच हो रहा है, पर इसका कारण क्या है? तो सरकार की गलत नीतियाँ हैं। ये कहते हैं कि अगर देखा जाए तो जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें भी भ्रष्टाचार जो है वह व्याप्त है, और जो युवा है उनको बेहतरीन शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जो है वह भारत पिछड़ते जा रहा है और हमारे नौजवानों का भविष्य जो है वो अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका कष्टमय हो रहा है। और इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी है। अगला प्रश्न है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो होता है वह सर्वोदय विचार का मुख्य जो है वो राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, देखते हैं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि दल विहीन जो है वह दल विहीन लोकतंत्र क्या होता है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो होता है वो सर्वोदय विचार का मुख्य जो है वह राजनीतिक सिद्धांत है। सर्वोदय विचार का मतलब सभी लोग जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। दल विहीन होता है, उसका कोई दल नहीं होता है, हर एक व्यक्ति उसमें शामिल होता है। तो दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित होना ही जो है वह दल विहीन लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि ग्राम सभाओं के आधार पर जो दल विहीन प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है, लेकिन मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा। मार्क्सवाद ने ऐसा कहा था कि जैसे जैसे साम्यवाद की ओर जो है वह जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य का या स्टेट का जो है वो क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी और वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? जो संघर्ष समितियां हैं उनको वह अंतिम में जो है वो संबोधित करते हैं और वो कुछ बातों को बताते हैं कि संघर्ष समितियां यहाँ पर जिस जनसमूह को मैं यहाँ पर भाषण के जरिए संबोधित कर रहा हूँ, मैं उन जन संघर्ष समितियों से कुछ जो है वह मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद क्या क्या कीजिएगा। तो ये क्या क्या कहते हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं और वो अपेक्षाएं क्या है अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इनकी जो अपेक्षाएं हैं बच्चों वो बड़ी ही साधारण सी अपेक्षाएं हैं और वह यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि जितनी भी संघर्ष समितियां यहाँ पर आई हुई हैं इस भाषण को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए अर्थात जयप्रकाश नारायण जी के भाषण को सुनने के लिए, उनसे मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं और वो अपेक्षाएं ये हैं कि सभी संघर्ष समितियां मिलकर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें। जितनी भी संघर्ष समितियां यहाँ आई हुई हैं पटना के गांधी मैदान में और सुन रही हैं मेरे वक्तव्य को, उनसे मेरा आह्वान है कि आप सभी जो है वह चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी एक को जो है वह मान्य करें। साथ ही साथ यह पुनः कहते हैं कि चुनाव में इन समितियों द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीत जाए उसके भावी कार्यक्रमों पर पैनी नजर रखने का काम करें और यह जो पैनी नजर रखने का काम करेंगी ये वही समितियां करेंगी जो अपने उम्मीदवार को खड़ा की है और वह जो कर रहा है वह जो है कार्यक्रम कर रहा है भावी कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों पर वह पैनी नजर रखें। यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ये समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दें। इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं बल्कि समाज के हर अन्याय को और हर अनीति के विरुद्ध जो है वह संघर्ष करना होगा। अर्थात ये जो संघर्ष समितियां हैं केवल और केवल जो है वह शासन से संघर्ष करना ही इनका उद्देश्य नहीं होगा बल्कि समाज में फैले हुए हर एक अनीति के विरुद्ध, हर एक अधर्मी के विरुद्ध जो है वह युद्ध करने का उद्देश्य इनका होना चाहिए। यह फिर कहते हैं कि इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा और जिन बड़े बड़े किसानों ने बेईमानी या फर्जी बंदोबस्तियों से जो है वह जमीनों की मात्रा अपने बढ़ा ली है उनका विरोध भी ये समितियां ही करेंगी और गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, उन तरह तरह के अन्यायों से भी जो है वह जनमानस को मुक्त करने का काम जो है वह यह संघर्ष समितियां करेंगी। वे समितियां अन्यायों को भी जो है वह रोकने का काम करेंगी अर्थात जन समूह पर जो अन्याय हो रहा है उसे रोकने का काम भी जो है यह जन संघर्ष समितियां करेंगी जो आज पटना गांधी मैदान में जो है वह आकर के और मेरे भाषण को सुन रही हैं। अर्थात लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने मुखारबिंद से ये बात कहते हैं कि संघर्ष समितियों को उपरोक्त इन सारी क्रियाओं को जो है वह करना होगा, तभी जाकर के जो है वह आंदोलन सफल होगा और तभी जाकर के संपूर्ण क्रांति का नारा सफल होगा।
और इस प्रकार से वह संघर्ष समितियों को इन बातों को वो बताते हैं कि उन्हें क्या क्या करना होगा। इसके आगे जो है वो हम प्रश्न देखेंगे बच्चों। और अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर जो प्रश्न है वो है कि जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। मतलब जयप्रकाश नारायण जी जब वो बताते हैं अपने विषय में तो आपको सबसे अच्छा सबसे सुंदर क्या लगा। तो सबसे ज़्यादा जो सुंदर है वो ये था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो है वह पढ़ने के लिए बड़ा ललायक थे और पढ़ने के लिए जो है वह अमेरिका तक चले गए, जबकि वह सुने थे कि वहाँ पर जो है वो मेहनत मजदूरी करके व्यक्ति पढ़ सकता है। जब तक इनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ तब तक ये जो है वो वहाँ पर पढ़े और बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन जिए। उन सारे वक्तव्यों से, उन सारे जो है वह दृष्टांतों से मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैंने उसी को जो है इसमें सम्मिलित किया है। तो क्या है कि जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा आपको। इसका जवाब जो है बच्चों मैं वही जो है वो प्रसंग यहाँ पर संलिप्त करते हुए इसका जवाब दूंगा कि इस भाषण में हमारा सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है। ये कहते हैं कि मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहों के कारखानों में यानी लोहे के कारखाने में मैंने काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। और जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना जो है वो हम 3-4 विद्यार्थी मिल करके पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक ही कोठरी में मैं रहता था और कई आदमी मिलकर के एक कोठरी में रहते थे, रुपया बचा लेते थे कुछ कपड़े खरीदने के लिए, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को छुट्टी नहीं 1 घंटा रेस्तरां में काम करते थे, होटल में तो बर्तन धोया करते थे या वेटर का काम किया करते थे। और शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से, मकान हमको कहाँ से आएगा, यानी किराया कहाँ से मकान का हमको आया। यानी यहाँ पर जो है ये बताते हैं कि हमने संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। हम यूनिवर्सिटी में थे लेकिन जो जब तक हमारा जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हम लोगों ने संघर्ष किया। छुट्टी क्या होता है, हम लोग होटल में काम किए थे, बर्तन धोए थे, हम लोगों ने वहाँ काम किया। ये कहते हैं मैंने वहाँ काम किया जहाँ जानवरों को मारा जाता है। बूचड़ खाने में इन्होंने काम किया केवल और केवल पढ़ने के लिए। सोचने और समझने वाली चीज़ है कि पढ़ाई का उद्देश्य अगर मजबूत हो, अगर पढ़ने का उद्देश्य मजबूत हो तो जीवन में आने वाली कोई भी बाधा आपके मार्ग में जो है वह कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं कर सकती है। आप प्रेरित रहेंगे, आप उद्देश्य के लिए हमेशा ललायित रहेंगे और हर एक बाधाओं से जूझते हुए, लड़ते हुए जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनके भाषण का ये हिस्सा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्रभावी लगता है कि इन्होंने पढ़ने के लिए न जाने कितना संघर्ष किया। ऐसा संघर्ष आज के युवाओं से कर दिया जाए तो आज का युवा ऐसा संघर्ष नहीं करेगा। इन्होंने जो है वह सस्ते में खाना खाने के लिए जो है वो संडे को जा करके काम करते थे होटल पर, सेब के बागानों में काम करते थे, बूचड़ खानों में काम करते थे जहाँ जानवरों को काटा जाता था। घंटा भर जो है वो जा करके होटल में बर्तन धोया करते थे, वेटर का काम करते थे कि सुबह में खाना मिल जाएगा, दोपहर में खाना मिल जाएगा, रात को खाना मिल जाएगा, कुछ पैसा बच जाएगा तो उससे कपड़ा खरीदेंगे, फीस जो है वो दे देंगे। सोचिए, ये जो किस्सा है इस किस्से से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना चाहिए। और इनके इस भाषण के अंश में सबसे बेहतरीन अंश यही है। बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक न जाने कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी तो कमरे में 1 चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था। यानी सोने के लिए भी जो है भरपूर नींद नहीं मिलता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन कुछ ऑड टाइम्स में, यह तो होटल्स का काम है, उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम यानी शू पॉलिशिंग का भी इन्होंने काम किया है। रविवार को जो है वह शू पॉलिशिंग का काम किया है, यानी शू शाइन पार्लर में इन्होंने काम किया है। और उससे कुछ लेकर के कमबोर्ड साफ करने का भी जो है इन्होंने काम किया है। और होटलों में काम किया है, कमबोर्ड साफ करने का, जो लैट्रिन का सीट होता है ना उसको साफ करने का काम किया है, ताकि कुछ पैसा मिलेगा तो ये अमेरिका में पढ़ाई कर सकेंगे। वहाँ जब BA पास कर लिया और स्कॉलरशिप मिल गई तो 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का और ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। और इस बीच में इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास, ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं, और जान करके भी मुझे गालियाँ देते हैं कि मैं दलविहीन लोकतंत्र स्थापित करना चाहता हूँ। ये जानते हैं कि मैंने कितना संघर्ष किया है, लेकिन ये जान करके भी ये लोग मुझे गालियाँ देते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो अंश है यह अंश हमें सबसे अधिक प्रभावी इसलिए लगा क्योंकि इसमें विद्यार्थी के कठोर परिश्रम और शिक्षा प्राप्ति के लिए सच्ची लगन का जो है वह चित्रण है।
जयप्रकाश नारायण जी ने विदेश में रह करके किन कठिनाइयों के बीच अपनी पढ़ाई की है, अपनी पढ़ाई पूरी की है, इसका यहाँ मार्मिक अभिव्यक्ति है, यानी बड़ा ही जो है वह रोचक प्रसंग यहाँ पर देखने को मिला है। अगला प्रश्न है बच्चों कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या है। ऐसा क्या किया जाए कि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ न कुछ बदलाव हो जाए और जो अरबों करोड़ों रुपये जो खर्च होते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ जो रुपया खर्च होता है चुनाव में, आमतौर पर अगर नगर पंचायत का चुनाव हो तो उसमें 5 से 10 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। तो सांसद का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो कितना खर्चा होगा आप सोचिए। तो इनके क्या सुझाव है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझावों से आप कितना सहमत है ये बताना है। और ये इस एक्सरसाइज का जो है वो इस एक्सरसाइज का जो है वो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है वो अब हम लोग देखेंगे बच्चों, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था और चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे। सबसे पहला, चुनाव को पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, यानी चुनाव की जो पद्धति है उस चुनाव की पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरीके से चुनाव हो रहा है वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है और जब पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है और वो पैसा जब बच जाएगा इस पद्धति में, जब परिवर्तन हो जाएगा तो वो शिक्षा पर खर्च करेंगे तो राष्ट्र निश्चित तौर पर विकासशील नहीं बल्कि विकसित बन जाएगा। ये कहते हैं कि चुनाव पर होने वाला खर्चा कम करना चाहिए, गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, यानी गरीब से गरीब उम्मीदवार जो है वह चुनाव में भाग ले, तभी जो है वह नेतृत्व अच्छा करेगा। मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र होना चाहिए, उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में होना चाहिए, चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश होना चाहिए, जो कि है नहीं। हम और आप चुन लेते हैं नेता को तो वो गलत काम भी करते हैं तो हमारा और आपका उन पर अंकुश नहीं रहता है, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने मत दे दिया, और इस आधार पर जो है वो हम देखते हैं कि चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर कोई अंकुश नहीं रहता है। तो ये कहते हैं कि चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो, ये चुनाव पद्धति में ये चाहते हैं। साथ ही साथ जन संघर्ष समितियां आम राय से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करें, अर्थात जो जन संघर्ष समितियां हैं वो जनता के राय से सही उम्मीदवार का चयन करें, गलत उम्मीदवार का चयन नहीं करें। ऐसा जो है वो चुनाव सुधार के बारे में इनके विचार हैं और ये काफ़ी सुंदर विचार है, हम इससे 100% सहमत हैं, उम्मीद करते हैं आप भी सहमत होंगे। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे और जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, और इसी के साथ ये जो है वो वीडियो कंप्लीट होगा और संपूर्ण क्रांति अध्याय का जितना भी प्रश्नोत्तर है वो सारा का सारा कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चूँकि पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो जो है वो उबाऊ लग जाता होगा। तो आज जो है वो मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ ताकि आपका भी जो मन है वो काफ़ी हल्का हो जाए। दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई, दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई, और जब मैं गया दिल्ली तो वो इटली चली गई, और यह देख करके जब टूटा मेरा दिल तो गया जान देने बिजली का तार पकड़ करके, और जैसे ही बिजली का तार पकड़ा तो कमबख्त बिजली ही चली गई। और इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर अंतिम प्रश्न पर जो है वो गंतव्य तक पहुँच चुके हैं। और अब जो है वो व्याख्या करेंगे दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो दिनकर जी का जो निधन हुआ था वो हृदयाघात से हुआ था, है ना। तो अब कहाँ हुआ था इस पर जो है वो हम देखेंगे। तो इनका जो निधन हुआ था वह दिनकर जी के विषय में जो है ये कहते हैं कि निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे, यानी जिस दिन उनका निधन हुआ था वह जयप्रकाश नारायण जी से उस दिन मिले थे, और उसी रात्रि में वे जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका यानी इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, जो समाचार पत्र है इंडियन एक्सप्रेस उसके मालिक थे रामनाथ जी गोयनका, उनसे भी वह मिले थे जो जेपी जी के मित्र थे, अर्थात जो जयप्रकाश नारायण जी के मित्र थे। और वे घर पर उनके मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहाँ पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे। दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए और उसी रात उनका निधन हो गया। यानी यहाँ बताया गया है कि जब दिनकर जी जो है वह जेपी जी से मिले थे जिस रात उनका निधन हुआ था, तो वह श्री मित्र जो है वो रामनाथ गोयनका जी जो जेपी के मित्र हैं, जयप्रकाश नारायण जी के मित्र हैं, उनके यहाँ वह थे और उन्हीं के यहाँ जो है वह मेहमान बने हुए थे, अर्थात मेहमान के रूप में वह गए हुए थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के जो है वह मालिक थे।
समाचार पत्र है इंडियन एक्सप्रेस, और वह उसके मालिक थे। उनके यहाँ जो है वह मेहमान बने हुए थे। कौन? तो दिनकर जी। और रात को उनको दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया और सारी व्यवस्थाएं उनको दी गई। वहां पर सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे। दिनकर जी फिर भी जिंदा नहीं हो पाए और उसी रात उनका निधन हो गया। और इस प्रकार से हमने जो है इस अध्याय को पूरा किया। उम्मीद करते हैं आपको यह अध्याय खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। संपूर्ण क्रांति से संबंधित जितना भी प्रश्नोत्तर था जो एग्जाम में आया भी होगा, वो सब का सब जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सारे के सारे प्रश्नोत्तर को जो है वो हमने इस PDF में शामिल किया है। और 1 वीडियो शूट में वादा था मेरा, प्रारंभ जब मैंने वीडियो किया था तब भी मैंने ये वीडियो कंप्लीट किया। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जितना भी प्रश्नोत्तर है वो सब समझ में आया होगा। अगर किसी भी बिंदु पर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी वीडियो अभी देख रहे हैं सब लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और बेल आइकन को दबाइएगा तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, नए नए वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और यह निश्चित है कि एग्ज़ाम से पहले जो है वो सारे स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल मैं करवा दूंगा, जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी, और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल है वो भी। और निश्चित तौर पर एक बेहतरीन परिणाम हम लोग लेकर के आएंगे। हम आपका साथ देंगे और बेहतरीन ढंग से साथ देंगे। कहा ही जब है मैंने कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मेरे देश के बच्चों मैं तुम्हें कुछ और भी दूँ। जब पढ़ाना ही है तो जी जान से पढ़ाना है। अभी मुझे बुखार है, लेकिन अभी जो है वो बुखार है, अभी उतरा भी नहीं है, फिर भी मैंने वीडियो सारा शूट कर लिया। और ये मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने वीडियो आज शूट किया है। आने की इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने वीडियो शूट किया। माता जी रोक रही थी लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा और वीडियो शूट करूंगा, क्योंकि मैंने बच्चों को बोल दिया है कि मैं आज संपूर्ण क्रांति का जो वीडियो है प्रश्नोत्तर का सारा 1 वीडियो शूट करके और मैं डाल दूंगा। आप लोगों ने देखा भी होगा जब ऑफलाइन क्लास में था मैं, तो मैंने बताया था कि तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, शाम को बुखार हो गया, अभी भी बुखार है, आँखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो जलन दे रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो शूट किया। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, बेहतरीन परिणाम लेकर के आएंगे। पढ़ना ही तो है, मन लगा करके पढ़ेंगे, और मुझे पढ़ाना ही है तो मन लगा करके पढ़ाएंगे, बेहतरीन परिणाम लेकर के आएंगे, ऐसा परिणाम लेकर के आएंगे कि दुनिया देखती रह जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।